नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में आज क्या है विशेष मुद्दे, वो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे, एक नजर डालेंगे कौन से मुद्दे आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ ही पलों में लीजिए। संभल का दंगल, संभल में क्या कुछ हो रहा है यह आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। संभल में क्या अपडेट है, कितनी मौतें हुई हैं और उन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। और पुलिस पर आरोप तो लगा रहे हैं पर हकीकत कुछ और है। जिस गोली का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस उस बंदूक का, उस गोली का इस्तेमाल नहीं करती तो किसकी साजिश है भाई, ये भी जानना जरूरी है। जानना है तो जनमत में आपको बताएंगे और पोल भी होगा तो आपका वोट भी। फिर अब खत्म होगा वक्फ। आपको याद होगा, आप छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो पीएम मोदी जब महाराष्ट्र और झारखंड की जीत पर आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था, संविधान बनाया था, तो उसमें वक्फ के बारे में कुछ नहीं था, वक्फ नहीं था उसमें। तो क्या अब आगे भी वक्फ खत्म हो जाएगा? सुदर्शन न्यूज बार बार ये मांग करता है, हटाओ वक्फ को, साइड करो, इसको जरूरत नहीं है, हम इसकी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है इसकी। तो वो क्या हट जाएगा, वो जानना है तो जनमत में देखिए। पीएम मोदी ने कहा, किसी छोटे आदमी ने नहीं कहा। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रदूषण पर सुनवाई। प्रदूषण एक ऐसी बीमारी है, मैं तो कहूँगा कि भाई जिससे आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान है, आपके बच्चे भी परेशान हैं और आयु आपकी घट रही है। लेकिन बचने के क्या कुछ उपाय हैं? जनमत में, जनता का शो है, हमारा तो नहीं, आपका शो है, तो आपके हित की बात करेंगे जनमत में। आपके लिए उपाय भी हम लेकर आए। आज एक बहुत बड़ा सेगमेंट प्रदूषण के नाम हमने दिया। हम छोड़ो, टीआरपी की रेस में नहीं है, आपकी रेस में है कि आप सलामत रहें, बस आप ठीक रहें। फिर आगे बढ़ेंगे प्रदूषण के बाद, प्रदूषण के बारे में अब अगला सीएम कौन होगा इसके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कौन है नहीं है ये विस्तार से बताएंगे आपको। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। और हिंदू एकता के महानायक, देखिए ना पद चाहिए, ना कोई पैसे का लालच, ना कुछ। हम कहते हैं, और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन न्यूज, आप कभी काम करने, हम तो काम करते हैं, हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर केवल और केवल सनातन के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी पद के लिए नहीं, केवल सनातन के लिए, कि भाई हिंदू हित जो है, क्योंकि हर कोई हिंदू के विरुद्ध है। चाहे जितना भी आप पूरा एक इकोसिस्टम तैयार है, हर कोई हिंदू के विरुद्ध है। अकेले लड़ रहे हैं, परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, तमाम तरह की अड़चनें आती हैं, जिसके बारे में असंख्य कह लूं मैं, अड़चनें आती हैं, लेकिन फिर भी टिके हुए हैं। प्रभु का आशीर्वाद है, आगे तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। लेकिन हिंदू एकता के महानायक के तौर पर डॉक्टर सुरेश चौहान के जी अब जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें क्या आप भी साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एक ऐसे मुद्दे के बारे में आपको बताएंगे जो चुनाव से जुड़ा हुआ है, जो चुनाव से जुड़ा है, क्योंकि चुनाव के बारे में बात करना जरूरी भी है, कोई मजबूरी तो नहीं है। लेकिन किसकी बात आज हम करेंगे? एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जब काम नहीं चल रहा हर फेर का, यानी तो कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से, है ना। ये डायलॉग आपने बहुत सुना होगा। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम किस की बात कर रहे हैं, किस कुत्ते की बात कर रहे हैं, किस शेर की बात कर रहे हैं। बात करेंगे नोटा से भी, नोटा यानी नन ऑफ दी अबव से भी, जो है हारने वाले एजाज खान की, उस व्यक्ति की, एक ऐसे प्रत्याशी की जो सोशल मीडिया पर भर भर कर गंद फैलाता है, गंदी बातें करता है और लोगों को मां बहन की गालियां देता है, मां बहन की गालियां देता है। और ये नेता बनना चाहता था और उनका मजाक बनाता है ये व्यक्ति। और ऐसे प्रत्याशी को उतारने वाली पार्टी के बारे में भी आप जान लीजिए, चंद्रशेखर जी के बारे में। अब इन्हीं से ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने के लिए, भाई क्या सोच के आपने टिकट दिया? आपने 56 लाख फॉलोअर की गलतफहमी में चुनाव में उतरे एजाज खान का, अब देखिए, अब आपने एतबार कर लिया कि आपने मान लिया कि 56 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन अब जमकर इस व्यक्ति का, एजाज खान का मजाक बन रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्सोवा सीट से बिग बॉस सीजन 7 के कुख्यात कंटेस्टेंट एजाज खान ने अपनी किस्मत आजमाई। सोचा क्यों ना चुनाव में उतर जाता हूं, 56 लाख फॉलोअर है, इतने फॉलोअर है, उतने फॉलोअर हैं, लोग मेरी सुनते हैं, लोग मेरी गालियां देखते हैं, बदतमीजियां देखते हैं। चुनाव में उतरूंगा, लोगों की मां बहन को गंदी गालियां दूंगा, लेकिन लोग तो वोट देंगे ना, क्योंकि भाई
भाई देना चाहिए मेरे को, मैं तो मेरे फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद यह कुख्यात महज एक मजाक बनकर उभरा। एजाज खान, जिसके इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 56 लाख फॉलोअर्स हैं, को चुनावी मैदान में अपने फॉलोअर्स का कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हार ने यह साफ कर दिया कि किसी भी सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया फॉलोअर्स को वोट नहीं समझना चाहिए। ये कैसे भी फॉलोअर्स आ जाते हैं, फॉलोअर्स नहीं, आपको लोगों का दिल जीतना है, आपको तमीज के साथ बात करना है। आपको हर किसी को गालियां देकर, ट्रोल करके, गुंडागर्दी करके आप सोचते हैं कि भाई आपको वोट मिल जाएंगे, तो जनता आईना दिखा देती है, माताएं बहनें आईना दिखा देती हैं। मैं तो साफ तौर पर कहूंगा कि किसी की क्या बातें इसने कही आपको सुनाऊंगा आगे, धीरे धीरे थोड़ी बदतमीजियां इसकी विस्तार से खोलूंगा। हद तो तब हो गई जब एजाज खान को सिर्फ 155 वोट मिले, जबकि नोटा को 1298 वोट मिले। नोटा भी ज्यादा है, नोटा जीत गया एजाज खान से, यानी जमानत जब्त हुई इस तरीके से हुई कि फजीयत की कोई अंत नहीं। एजाज खान चुनाव में पहुंचा तो आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनकर था, पर उभरा है महज एक हंसी का पात्र बनकर। यह स्थिति बेहद शर्मनाक थी और यह साबित करती है कि एजाज खान का चुनावी अभियान केवल एक मजाक बनकर रह गया है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स और ग्लैमर वाली जिंदगी जीने वाले एजाज को असल राजनीति और जनता के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं था। यही कारण था कि वह चुनावी मैदान में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। आए दिन किसी ना किसी को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले, अपने आप को ओजी ओजी बोलने वाले सोशल मीडिया के गुंडे एजाज खान ने अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर की माता को, यानी उसकी मां को लेकर भी अश्लील बातें की थी, जिसके बाद वो बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ था। क्या कुछ कहा था, मैं प्रोडक्शन से कहूंगा अगर तैयार है तो एजाज खान की वो बदतमीजियां, उसकी बाइट भी सुनाए, फिर इसका विश्लेषण और विस्तार से मैं आज करूंगा। जनमत में ये मुद्दा माताओं बहनों के नाम पे। और एक वो मेरी गर्लफ्रेंड थी पुरानी, उसका बेटा भी आ रहा है, वो पूरब झा। अरे बेटा थोड़ा लिहाज रख बेटा, मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था, उसका तो लिहाज रख। और एजाज खान के मुंह से ये बातें सुनने के बाद तो मेरा भी खून खौल गया, लेकिन पूरब झा ने अपनी बहुत ज्यादा समझदारी दिखाते हुए एजाज खान को कुछ ये रिप्लाई दिया। जो मुझे बता रहा है ना अपना पापा और ये वो, भाई जिस उम्र के तुम हो मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता भाई, बहुत बड़े हो तुम, ठीक है। तुम्हारी माँ बहन और इन सब चीज़ों पे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा धर्म मेरा ज़मीर। ये पूरब झा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी कोई प्रमोशन करने की, ना हमें ज़रूरत है एजाज खान की प्रमोशन करने के लिए, लेकिन ये मामला जनमत का है। जनमत माने आपका वोट, जनता का मत। और एजाज खान 56 लाख फॉलोअर, 5.6 मिलियन फॉलोअर के साथ उतरा था। क्यों हारा 155 वोट लेके? उसका एक कारण मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र की वीरों की भूमि है, और हम तो कहते हैं कि भाई मुस्लिम महिलाओं ने एजाज खान तुम्हें वोट नहीं दिया कि तुम पूरब झा की मां को गाली दोगे, ऐसी ऐसी गंदी बातें करोगे। लड़ना है तो लड़ो ना जाके, बदतमीजी मत करो, किसी की मां की बेइज्जती मत करो, और उसका भुगतान तुमने किया है। इससे पहले एजाज खान लोकसभा चुनाव होता है ना, उसमें भी अपनी किस्मत आजमाई थी उसने। तब उसने मुंबई उत्तर मध्य से चुनाव लड़ा था, तब भी उसे केवल 1041 वोट मिले थे, जो उसकी राजनीति में प्रचंड असफलता का सबूत था। अब विधानसभा चुनाव में हुई इस करारी हार ने उसकी स्थिति और भी खस्ता हाल कर दी है। एजाज खान का यह सारा खेल अब महज एक राजनीतिक मजाक बनकर रह गया है। उसके इस पाखंड ने यह साबित कर दिया है कि केवल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या का चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं होता। उसका राजनीतिक करियर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और उसकी इस शर्मनाक हार के ने उसके पक्ष में जो कुछ भी थोड़ा बहुत था उसे भी खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर चर्चित होने के बावजूद वह किसी भी वास्तविक राजनीति को नहीं समझ पाया, और उसका चुनावी सफर है वो इसी बुरी हार के साथ समाप्त हो गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि एजाज खान का चुनावी अनुभव केवल उसकी बची कुची जरा सी इज्जत के परखच्चे होते हैं ना, वो उड़ाने वाला था। अब इसका किस तरीके से पूरब झा ने जवाब भी दिया था, एक बार वो उसका रोस्ट जो किया था वो भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसने अगर माताओं बहनों की इज्जत नहीं की तो इसको चुनाव में जो हार मिली, तो इस व्यक्ति का विश्लेषण बहुत जरूरी है जनमत में, जनता के वोट में। इसका रोस्ट भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रोडक्शन से बोलूंगा इसके रोस्ट का वीडियो भी तैयार है, वो भी आपको दिखाते हैं कैसे बदतमीजियों का जो सिलसिला बढ़ता गया, वो देखिए। अबे 150 रुपए में पीछे चलने वालों को भीड़ बोलते हैं, फैंस नहीं बोलते। और इतने ही तेरे फैंस हैं तो इलेक्शन में जब तू खड़ा हुआ था कितने लोग आए थे वोट देने के लिए?
कट मार दे रहे इसको। हम लोग ओची लोग हैं, ओची, ये सब बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। सॉरी बोल दे, चल। अबे 150 रुपए में पीछे चलने वालों को भीड़ बोलते हैं, फैंस नहीं बोलते। और इतने ही तेरे फैंस हैं तो इलेक्शन में जब तू खड़ा हुआ था कितने लोग आए थे वोट देने के लिए? कट मार दे रहे इसको। हम लोग ओची लोग हैं, ओची, ये सब बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। ये ऊंची लोग करते करते क्या आपको अनुमति दी जा सकती है किसी के बारे में, चाहे आपका मजाक बनाए, हमारा मजाक बनाइए ना, हम किसी की माँ बहन की बदतमीजी से, उसके लिए कोई भी कभी किसी की माँ बहन को बदतमीजी से संबोधित करें तो आप हमारा वीडियो निकाल के दिखाइए, हमारा तब हम आपको बताएंगे। और इसको वो चुनावी थप्पड़ पड़ा है एजाज खान को, वो इसकी शर्मनाक हार हुई है। 56 लाख वो जो है फॉलोअर, वो केवल सोशल मीडिया पर हो सकते हैं। 155 वोट मिले, उससे पहले भी कौन से 1000 वोट किस तरीके से आए होंगे, कैसे आए होंगे, वो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं, वीरों की धरती महाराष्ट्र, मैं कहता हूं पूरी भारत की भूमि जो है वीरों की धरती है, सनातनी भूमि है, वहां पर आप ऐसी बदतमीजियां करेंगे। मैं तो आज ये सभी इन्फ्लुएंसर्स को एक चेतावनी देता हूं, आप जो गंदी गंदी गालियां देते हैं ना सोशल मीडिया पर उतर के, आप सोचते हैं आपकी तारीफ हो रही है तो आपकी वीडियो को छुप छुप के लोग देखते हैं। आप अपनी बदतमीजियों से बाज आइए, ऐसी सस्ती लोकप्रियता के पीछे मत भागिए। ऐसे पैसे का क्या करना जो कि गालियां देके कमाई गई हों, किसी की मां बहन की बदतमीजी करके, बेइज्जती करके कमाई गई हों, और ऐसा जवाब भी क्या किसी को देना। पूरब झा ने जो जवाब दिया उसने यही कहा कि भाई मैं तुम्हारी बदतमीजी मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं इज्जत करता हूं। चलिए इस बात की भी मैं उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन ये आपस में रोस्ट करते करते आप मशहूर हो जाते हैं, जनता आपको फॉलो करने लगती है, फिर आप किसी को कहते हैं कि भाई लिहाज करता माता के साथ ये रिश्ता था। अरे माँ है भाई, ऐसा नहीं बोल सकते। और ये चुनावी थप्पड़ पड़ा है एक तरीके से, ये महाराष्ट्र की माताओं बहनों ने मारा है। महज 56 लाख फॉलोअर वाले को 155 वोट यहां पर दिया है। ये विश्लेषण आवश्यक था, ये जानना आवश्यक था कि भाई क्या जनता की ताकत है, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो। हम वो बात भी नहीं कर रहे आज, छोड़िए, नहीं करते, लेकिन वो हकीकत एजाज खान को देखने को मिल गई कि भाई तुम्हें लगा था क्या भाई तुम्हें वो उस पक्ष का वोट मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। महिलाओं से बदतमीजी करके देखो, दोबारा करो, ये 155 क्या 55 वोट नहीं आएंगे तुम्हारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खबर को दिखाना इसलिए जरूरी था कि भाई चुनाव को मजाक ना समझा जाए, और खासतौर पर महाराष्ट्र के चुनाव को मजाक समझने की गलती जिन लोगों ने की है, मुंह की खाई है, नोटा से हारे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, वहां के जामा मस्जिद में हुए सर्वे और इस सर्वे से छिड़े संग्राम की। जली हुई गाड़ियां, पुलिस पर पथराव, चारों तरफ कांच और पत्थर, घायल पुलिसकर्मी और पत्थर बरसाते कौन? वो जो जहां कम संख्या में होते हैं वहां अधिकारों, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां से फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं जो किसी भी देश या कानून को नहीं मानता है तो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों को, पत्थरों से फैसला करने को, उसको वो मानता है कि भाई ये हमारा जनमत है, ये हमारा तरीका, ये हमारा अधिकार है, जो जब अपने सभी पाखंडों से चूक जाता है तो आखिर में पत्थर उठाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए गई सर्वेक्षण की टीम पर जिहादियों के भीड़ ने कुछ ऐसे पत्थर उठाया। जिहादियों के इस उग्र तांडव का कारण वो दावा है जिसमें हिंदू पक्ष ने न्यायालय में संभल मस्जिद के हरिहर मंदिर होने की बात कही थी, जो सत्य भी है। काश यही पत्थर तब के संभल के स्थानीय हिंदुओं ने उस इस्लामी आक्रांताओं, उन इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ उठाया होता जिन्होंने यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना डाली थी। खैर, मामला भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन यह सवाल, यहां पर सवाल यह है कि क्या पत्थर से फैसला करने वाले ये जो जमात है, इसको क्या भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है? आखिर किसके आह्वान पर संभल में इतनी भारी संख्या में जिहादी भीड़ जुटी? और सबसे जरूरी सवाल ये कि और इस घटना को समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से भुनाने में लगी हुई है। क्या आवश्यकता है समाजवादी पार्टी आपको करना चाहिए क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को यानी 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद का सर्वे करने गई प्रशासनिक टीम पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऑफिशियल अकाउंट से। अब जो और मामला सामने आएगा। 28 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 28 पुलिसकर्मी, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दबिश देकर कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं।
शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 2 थानों को मिलाकर अब तक कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक संभल में कुल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इन सभी को पत्थरबाजी में शामिल बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इसमें से 2 लोगों को 335 बोर की गोली लगी है। 335 बोर, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए आप, 335 बोर की गोली। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस 315 बोर की मान लीजिए 35 मान लीजिए 315 बोर की जो गोली है उसका इस्तेमाल नहीं करती है। पुलिस की पिस्टल या राइफल में से कोई भी हथियार इस बोर का नहीं होता है, 315 का। हिंसा के बाद से पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब तक 25 से अधिक हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन हमलावरों के घरों से हथियार भी बरामद हुए हैं। इसमें एक नए टाइप का भी हथियार है जिसमें दोनों तरफ से धार बनी हुई है। मैं तस्वीरें कुछ पलों में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सोचिए, इतना दिमाग कुछ और चीज में लगाते, हथियार बनाना छोड़कर, तो देश कितना तरक्की कर लेता। लेकिन देश की तरक्की से मतलब है क्या? इन सभी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में शामिल तमाम अन्य लोगों की भी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। SP IPS यानी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जिले की संभल तहसील क्षेत्र में 1 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं। जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति अथवा नेता के बिना प्रशासनिक अनुमति के आवागमन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कक्षा 12 तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। पढ़ाई तो प्रभावित होती है इन दंगों से। अगर दंगाई इतने एक्टिव हो जाएं, और कौन है वो दंगाई आप जानते हैं। इस घटना पर मुरादाबाद परिक्षेत्र के कमिश्नर IAS आंजनेय सिंह ने मृतकों के परिजनों से पूछा है कि उनके घर का सदस्य पत्थरबाजी करने क्यों गया था। भाई साहब बताओ। आंजनेय सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस पर पत्थर के साथ गोलियां भी बरसाई गई हैं। तो पत्थर के पीछे गोलियां भी चला रहे हैं ये लोग। 315 बोर की गोली, कट्टे से चलती है ये गोली। उन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। पत्थरबाज कोई धर्म पुण्य का काम तो करने नहीं गए थे। जिले में फिलहाल के लिए ईंट और गिट्टी आदि की खरीदारी पर रोक लगा दी गई है। जिले के सभी निवासियों को साफ हिदायत दी गई है कि अगर उनकी छतों पर कोई भी पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका को भी निर्देश मिला है कि सड़क पर बिखरे किसी भी सामान को फौरन जब्त करें। तुरंत झाड़ू लगता है, तुरंत सामान को उठा लिया जाता है, सफाई की जाती है, क्योंकि सफाई में उठाने पड़ते हैं पत्थर। अब एक बार आपको इस घटना की उन तस्वीरों को दिखाते हैं जो इस घटना के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करती हैं। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो और विजुअल्स, वो और तस्वीरें जो हैं वो दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लीजिए, सड़कों पर पत्थर। ये पुलिस वाला, जिस पुलिस वाले ने कोई हेलमेट नहीं पहना है, ये देखिए, ये पत्थर हवा में उड़ता हुआ, इसको टारगेट करके आप मार सकते हैं क्या पुलिस वाले को पत्थर? आप देखिए, ये पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। ये आगजनी की तस्वीरें हैं। और आपको बताऊं, आगजनी में इन्होंने कौन सी गाड़ियां, किसकी गाड़ियां जलाई गई हैं बताएं आपको। ये आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पुलिस वालों की गाड़ियां इन्होंने जलाई हैं। और अपने से 10 मीटर दूर अपनी गाड़ियों को छोड़ दिया इन लोगों ने। अपनी गाड़ी को नहीं जलाया है। अपनी गाड़ी को जला लेते तो क्या जाता, तो विरोध होता ना। इन्होंने जलाई पुलिस वालों की गाड़ियां। ये जूते चप्पल, तस्वीरें दिखाई जाती है ना आपको कि भाई जब दंगा होता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये वो दंगाइयों की चप्पलें हैं और जिनको इन्होंने परेशान किया उनकी तस्वीरें, चप्पलें हैं। और ये पत्थरबाजी करते हुए बाज नहीं आ रहे। जो इनके हाथ में आया उन्होंने उसको चलाया और पुलिस वालों पे चलाया। सोचिए, पुलिस वाले का नाम सुन के आदमी डर जाता है, लेकिन ये कट्टरपंथी डरते हैं क्या किसी से? आप सोचिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इतनी ईंटें कहां से आई, कौन लाया इतनी ईंटें, ये कहां से प्लानिंग हो जाती है? आप सोचो 10 रुपए की एक ईंट मिलती है और ये लोग सोचो लाखों रुपए की ईंटें उड़ाने वाले। 5 से 10 रुपए की जो ईंट अगर होती है तो उसको चलाने के लिए इतना पैसा कहां से आया? ये जिहादी सोच जो है, इसी पर तो हमारा सवाल है। फिर कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। 10-10 रुपए करके आप ईंटें उठा के फेंक रहे हैं। इतना पैसा अपनी पढ़ाई में लगा लेते, लिखाई में लगा देते हैं तो क्या हो जाता?
और आप ये भी सोचिए कि आप सुदर्शन सूत्रों के हवाले से जानने का प्रयास करिए कि भाई ये ईंटें कहां से आई, ये प्री प्लानिंग। और ये देखिए पूरा एक सोचिए, एक ट्रॉली में भर के ये पीछे जो ईंट आप देख रहे हैं, चट्टा जो होता है ईंट का, वो पूरा चट्टा का चट्टा 2000 से ज्यादा 3000 तक ईंटें आप समझ सकते हैं इसमें होंगी। मतलब पूरा असला बारूद है इनके पास तैयार लड़ाई का। मतलब इनके पास अगर ग्रेनेड हो तो ग्रेनेड भी चला दें ये लोग। कहां से आया इतना पत्थर, ये चट्टा कहां से आया है? अब कोई अगर यहां मकान बन रहा हो तो भी बात है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो भी बात है, लेकिन ये सब कुछ तैयारी से किया गया सर्वेक्षण के बाद। और सर्वेक्षण के दौरान इनको पता था कि हमें लड़ना किससे, इनको प्रशासन से लड़ना था, प्रशासन से लड़ाई करनी थी, प्रशासन से लड़ने की तैयारी इनकी थी। और ये तैयारी भी आप देख सकते हैं, इन हजारों ईंटों में इनकी तैयारी दिखती है, इनकी घरों की छतों पे पड़ी ईंटों से इनकी तैयारी दिखती है। और इसी तैयारी से बचने का प्रयास आपको करना है। थक गए हम बता बता के, ये जो आपने प्यार मोहब्बत का चश्मा लगाया है। अब ये देखिए, ये ईंटें उठा के प्रशासन इसलिए ईंटें उठा रही है, ये आप देखिए, ये जो फावड़े से ये नई ईंटें उठाई जा रही हैं, ये कोई पुरानी ईंटें नहीं है, ये भट्टी से निकली हुई ताज़ा ईंटें जो हैं कि भाई कोई किसी का मकान बन रहा होगा, बेचने वाले को भी नहीं पता होगा कहाँ जा रही होंगी ईंटें, उसे क्या पता होगा पुलिस वालों का सर फोड़ने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए ये ईंटें तैयार की गई होंगी। और प्रशासन और सुदर्शन बार बार इस बात की पुष्टि करता है, बार बार ये एक तरीके से अनुरोध करता है कि किसी का अगर मकान बन रहा है फिर तब बात है, अगर किसी का मकान बन रहा है तो। और ये आप जानिए अगर ये ईंटें आई तो आई क्यों, कौन लेकर आया, ये सवाल जो है मैं इसके साथ आपको छोड़ता हूं कि आप सोचिए, आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि भाई ये ईंटें लाई गई तो क्यों लाई गई। और ये सोच ही तो आपके मन में पैदा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और यही पत्रकारिता है, राष्ट्रवादी पत्रकारिता, ताकि देश का कोई व्यक्ति, ये पुलिस वाला, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, कोई अधिकारी नहीं, आईपीएस लेवल के अधिकारियों पर ये पत्थर चले हैं, घायल कर दिया गया है, गोली भी मार देते, बलिदानी भी कर देते हैं इन लोगों को, इनको कोई दया नहीं है। आप सोचिए, ये उन लोगों को रोकने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को रोकने वाले अधिकारियों पर भी ये पत्थर चला लेते हैं, तो ये भी कोई गैंगस्टर। ये पहले समझाते हुए भी वीडियो देखिए इनकी, भाई मान जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, पर कहां ये सोच इनके आड़े आ जाती है। अब आप ये सोचिए, क्या सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, या फिर सुनाते हैं। ये लीजिए, इन्होंने कहा कि भाई नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब करिए, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। और ये समझा रहे थे इनको, पर इनको क्या पता है, पुलिस वाले साहब को क्या पता है कि भाई नेताओं के चक्कर में नहीं है, किसी और ही चक्कर में है। उसी चक्कर में ईंट, और देखिए पूरी की पूरी ईंट इनके ऊपर, पॉज करके आपको दिखा रहे हैं कैसे इनके ऊपर ही जो ईंट है वो बरसा दी गई। और ये लीजिए, उड़ती हुई ईंट जो है वो आप देख सकते हैं, सीधा पुलिस वाले पर हमला यहां पर कर दिया गया और इन्हीं को निशाना यहां पर बना दिया गया। जैसा कि एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि 315 बोर की जो गोली कई चली है, ये पुलिस वालों के पास 315 बोर की गोली नहीं होती, ये कट्टे से चली हुई गोली है, जो इन्हीं कट्टरपंथियों ने आपको जो है वो बिल्कुल वही तस्वीरें आपको दिखाई। चलिए, वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं और पूरा क्षेत्र के अंदर एरिया डोमेन पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। हाँ, वो उस समय जब जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है और अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। एक तो अभी जब
कमिश्नर सर और डीआईजी सर आए थे तभी भी एक इलीगल वेपन से अटैक हुआ था और एक घर से। चलिए वही मैं आपको समझा रहा था। मैं क्या समझा रहा हूँ, सुदर्शन न्यूज़ समझा रहा है और क्या प्रशासन समझा रहा है कि कहाँ से आए भाई पत्थर, यही जान लीजिए। और इतनी प्यार मोहब्बत की बातें की जाती हैं तो भाई दूसरी तरफ से भी तो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत आना चाहिए। और ईंटें कहाँ से आती हैं, पत्थर कहाँ से आती है, गिट्टी कहाँ से आती है, और सरकार को क्यों पत्थरों गिट्टियों की रोक जो है खरीदारी पर लगानी पड़ती है। और 315 बोर की गोली से अगर कोई मारा जाता है जो कट्टे से चलती है तो फिर विपक्ष पुलिस पर आरोप कैसे लगाता है? विपक्ष को पता नहीं है क्या पुलिस के पास 9mm की जो है हथियार होते हैं, उसकी गोलियां होती हैं। चलिए, क्योंकि अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। लोग खांस रहे हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। दिल्ली में AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं दिल्ली से यहाँ साइड में आ जाता हूँ, यहाँ पर मॉन्यूमेंट के पास से प्रदूषण का प्रहार देखिए। AQI सूचकांक जो है गंभीर श्रेणी में भी बना हुआ है। प्रदूषण का इतना बढ़ना सेहत के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। बुजुर्गों और सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, हम जिस राजधानी को केजरीवाल सरकार सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं कि भाई दावा करते थे, वो आज जल से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर आसमान तक नरक में बदल चुकी है, नरक में बदल गई है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। AQI 350 से अधिक हो गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह का प्रदूषण शरीर के लगभग हर एक अंग को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को पहले से ही सांस की बीमारियां हैं, उनकी समस्या इस मौसम में काफी बढ़ जाती है। बुजुर्गों और दिल के मरीजों के लिए प्रदूषण मौत का कारण भी बन सकता है। अब इसी मामले पर आज वायु प्रदूषण के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को आदेश दिया कि कल तक तय करें कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। वायु प्रदूषण के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और इस दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और AQI डेटा मांगा है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैप 4 लागू रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को आदेश दिया है कि कल तक तय करें कि जो स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचा जाता है हर जगह, कोई भी संस्थान, और सुप्रीम कोर्ट की ये जो पहल है सराहनीय है बच्चों के बारे में कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, बच्चों को नहीं मार सकते प्रदूषण। मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर तक ग्रैप 4 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट है, हम नीचे यानी स्टेज 3 या स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी 13 अदालत आयुक्तों को काम जारी रखने दें। ये स्पष्ट है कि ग्रैप 4 के खंड 1 से 3 के तहत कदमों को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार खंड 1 से 3 में अधिकारियों की ओर से एक गंभीर चूक है, मिस्टेक है, मिस किया है। हम ऐसे सभी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 का मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैप 4 के कारण समाज के कई वर्ग प्रभावित हुए हैं। CAQM के पास अधिनियम के तहत विभिन्न अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने की सभी शक्तियां हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूरों और दैनिक ग्रामीणों की जो है क्षेत्र में व्यक्तियों को नुकसान ना हो। और सोचिए, हम इस प्रकार हम CAQM को अधिनियम की धारा 12 के तहत कई शमन उपाय करने का निर्देश देते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर जो है उन्होंने कहा कि ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटरों द्वारा की जा रही थी और फिर इस काम के लिए कोई अलग पुलिस बल नहीं सौंपा गया था। जस्टिस अभय S. ओका ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार का वह आदेश दिखाएं जिसने इस तरह के अंकों के प्रबंधन के लिए टीमें जारी की गई थी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता जो और दिल्ली पुलिस अधिकारी निकास बिंदुओं पर तैनात थे। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हमें
पुलिस को दिए निर्देश जो हैं वो आपको हमें दिखाएं कि भाई क्या निर्देश आपने दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई जो है निर्देश नहीं है तो वे कैसे काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना हम कह सकते हैं कि अभी भी कोई जांच बिंदु नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जानना चाहते थे कि क्या ऐसे चेक पोस्ट हैं जो ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली सरकार परिवहन विंग से कोई कर्मी नहीं था, चेक हो रही थी, लेकिन यह कितना प्रभावी था ये देखना होगा। हमने सभी 83 चेक पॉइंट्स देखे और सभी के पास चेक पोस्ट के जो है परिभाषा जो है ना वो अलग अलग थी। ट्रकों को रोकने के लिए बीच सड़क पर पुलिस वाले कूद रहे थे, पुलिस कर्मियों की भी जान खतरे में है। भाई साहब, पुलिस वाले जो बीच में कूदते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी टिप्पणी कर दी, क्योंकि वहां कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी। पुलिस वाले जो बीच में कूदते हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा बता रहा हूं, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, पुलिस वालों को कूदना पड़ रहा था। अब ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की, लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि प्रदूषण कितना खतरनाक है और इससे बचने के घरेलू उपाय क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, वो भी आपको बताते चलें, जिनको करके आप इस प्रदूषण को अपना और अपने बच्चों का जो इससे प्रदूषण से अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब AQI 350 यानी 350 से अधिक हो जाता है तो इससे सांस की बीमारियां होने लगती हैं। इनमें एस्थमा, क्रॉनिक और पल्मोनरी डिजीज COPD, आप सोचिए ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है COPD, और निमोनिया का रिस्क होता है। निमोनिया छोटे बच्चों को होता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण का असर हार्ट पर भी हो सकता है, हार्ट भी आपका फेल कर सकता है। ये पॉल्यूशन में मौजूद छोटे छोटे कण सांस के जरिए खून यानी रक्त में भी जाते हैं। ये हार्ट के आसपास की नसों में जमने लगते हैं और वहां रुकावट पैदा करते हैं। इससे क्या होता है सुन लीजिए, हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वायु प्रदूषक तत्व जैसे कि PM और उसी के साथ साथ PAH कैंसर का कारण बन सकते हैं। इससे लंग्स का कैंसर जो है उसका खतरा होता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय और योग अभ्यास से सेहत का ध्यान दिया जा सकता है। इनमें खास उपाय है जल नेति और कुंजल। देखिए, कुंजल क्रिया और जल नेति ये सांस संबंधी रोगों के लिए कारगर होती है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के मंगेश त्रिवेदी का कहना है कि जल नेति से नाक के अंदर जमा प्रदूषण के खतरनाक कण पानी से दूर कर बाहर किए जा सकते हैं और दूर कर उनको बाहर निकाल दिया जा सकता है और सांस लेने की प्रक्रिया को आसान किया जा सकता है। वहीं कुंजल क्रिया सप्ताह में 1 या 2 बार ही की जा सकती है, उसको ज़्यादा किया नहीं जाना चाहिए, उतना किया जाना चाहिए, काफ़ी है शुरुआत में, बाकी एक्सपर्ट्स बताएंगे। इस क्रिया के दौरान गुनगुना पानी और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर 2 से 3 गिलास पीना चाहिए। उसके बाद गले में अंगुलियों को डालकर पिया गया पूरा पानी निकाल देना चाहिए। चलिए अब बड़ी स्क्रीन पर आते हैं और आपको बताते हैं और विस्तार से। एक तरह से आपको सोचिए, इस वाली प्रक्रिया में एक तरीके से उल्टी के माध्यम से शरीर में गया पूरा पानी फेफड़े और नालिका में जमा गंदगी को बाहर कर देता है। यह प्रक्रिया खाली पेट की जानी चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए। सेक्टर 49 स्थित योग संस्था के योग गुरु MN शुक्ला ने बताया कि हवा में कई जहरीले गैस एक साथ मिश्रित हैं, जिसकी वजह से आंखों में पानी आना, गले में जलन व कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वायु में प्रदूषण अधिक होने के कारण कई सारी समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं। बचाव के लिए घरों में बैठकर क्रियाएं की जा सकती हैं। प्रयास करेंगे बड़े स्क्रीन को दिखाने का, अगर हम कर सकते हैं तो बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी। इनके द्वारा फेफड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है और शरीर में रक्त के संचारण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक बार फिर से प्रदूषण का जो प्रहार है उसमें क्या कुछ किया जा सकता है ये हमने आपको बताया, जल नीति के बारे में बताया, योग अभ्यास के बारे में बताया और आपको समझाने का प्रयास किया ये प्रदूषण आपके लिए कितना जानलेवा है और इससे बचने का क्या क्या प्रयास आप कर सकते हैं। अगर आप खांस रहे हैं, आप बीमार हैं, आपके बच्चों को निमोनिया हो रहा है, तो इसके लिए ये हवा में जो प्रदूषण मौजूद है ये जिम्मेदार है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी खबर पर हमने इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आ जाएगा। प्रदूषण पर लापरवाही कर रही है आप मतलब आम आदमी पार्टी। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना।
अब आगे बढ़ते हैं, वक्फ के बारे में बात करेंगे और क्यों बात करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। महाराष्ट्र में शानदार जीत के बाद और हिंदुओं की एकता को देख बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का जोश हाई है। जीत के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे यह अंदेशा हो रहा है कि अब वक्फ का खात्मा जल्द होने वाला है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने बीजेपी को लगातार 3 बार अपना जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है। ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है। इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की है। पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और यहीं से आप बात समझ लीजिएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में सरकार छोड़ने से पहले दिल्ली और आसपास के इलाकों की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने वक्फ का नाम लेके कांग्रेस पर हमला किया है। बोर्ड है, लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे।
लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके रख दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। सब अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाजियाबाद के वैशाली इंडस्ट्रियल्स एरिया साहिबाबाद स्थित एक कॉलेज कैंपस में हिंदू राष्ट्र धर्म सभा का आयोजन यहां पर हुआ। उसके बारे में बताऊं, जिसमें प्रमुख धर्म गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने सभा को संबोधित किया। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में आप देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की महानता और उसकी अनेकों उपलब्धियों का उल्लेख किया जो दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करती है। स्वामी जी ने समाज से आग्रह किया कि वे धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि हमारी संस्कृति और परंपराएं आगे बढ़ सकें। साथ ही उन्होंने गौरक्षा के मुद्दे पर विशेष ध्यान आकर्षित किया और सरकार से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि गौ माता हमारे समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और उनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लाएंगे। तब तक मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी प्रोडक्शन और एडिटोरियल टीम को आज्ञा दीजिए। सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।